हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, इस साल 22 अप्रैल 2026 से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। अगर आप भी इस साल केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको केदारनाथ धाम की यात्रा से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिलेगी। जैसे कि आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर कैसे जाएं, केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान स्टे करने के क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, यात्रा के दौरान खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था रहेगी, केदारनाथ धाम की यात्रा से जुड़े नए रूल्स क्या रहने वाले हैं, हेलीकॉप्टर से ये यात्रा कैसे करें। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि केदारनाथ यात्रा करने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये सभी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको किसी भी और वीडियो को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, केदारनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित भारत के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है और ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम सी लेवल से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिस वजह से आपको केदारनाथ मंदिर तक ट्रैक करके पहुंचना होता है। केदारनाथ धाम तक का ट्रैक लगभग 16 किलोमीटर तक का रहता है, जहां तक जाने के लिए लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अगर आप भी केदारनाथ धाम की यात्रा इस साल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप केदारनाथ धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले अपने शहर से हरिद्वार तक पहुंचना होता है, क्योंकि उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से ही होती है। एंड आप हरिद्वार तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से केदारनाथ धाम तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको नॉर्थ इंडिया के कई बड़े शहरों से जैसे दिल्ली, आगरा से आपको डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है हरिद्वार तक के लिए। और उसके बाद आपको हरिद्वार बस स्टैंड के पास से ही सोनप्रयाग तक के लिए बसेस मिल जाती है। ये बसेस हरिद्वार से सोनप्रयाग तक के लिए चलती हैं, जो कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों तरह की बसेस रहती हैं। पहला पड़ाव हमारा होता है हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुँचने का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बसेस सोनप्रयाग तक के लिए हरिद्वार से सुबह 4 बजे से 9:30 बजे तक ही चलती हैं, जिसके माध्यम से आप सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। ये बसेस आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग तक 7 से 8 घंटे में पहुंचा देती हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की दूरी लगभग 220 किलोमीटर तक की है, जिसमें गवर्नमेंट बसेस की टिकट 600 रुपए से 700 रुपए पर पर्सन की रहती है एंड प्राइवेट बसेस की टिकट 900 रुपए से 1000 रुपए तक की रहती है। प्राइवेट बसेस की टिकट की बुकिंग के लिए आपको बस स्टैंड के पास से ही काफी सारे ट्रैवल एजेंट की शॉप देखने को मिल जाती है, जहाँ से आप इन बसेस की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मई के महीने में जा रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से एक दिन पहले ही इनकी बुकिंग करके रख सकते हैं एंड अगले दिन हरिद्वार से ही सोनप्रयाग तक के लिए अर्ली मॉर्निंग निकल सकते हैं। एंड अगर आप ट्रेन के माध्यम से हरिद्वार तक पहुंचना चाहते हैं तो आप अपने शहर से हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक पहुंचकर वहां से इसी तरह बस के माध्यम से सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं तो आप देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं, जहाँ तक के लिए आपको भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट की अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। एंड आप वहाँ से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचकर वहाँ से बसेस के थ्रू सोनप्रयाग तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप अपनी फैमिली या फिर ग्रुप के साथ केदारनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप हरिद्वार बस स्टैंड के बाहर से ही ट्रैवल एजेंट के थ्रू टैक्सी या फिर टेम्पो ट्रैवलर की बुकिंग भी करवा सकते हैं, जो कि आपको पर डे के हिसाब से मिल जाती हैं। 4 सीटर टैक्सी आपको 5000 से 6000 रुपए तक में मिल जाती है एंड 7 सीटर कार के प्राइस 7000 से 8000 रुपए तक के रहते हैं। और टेम्पो ट्रैवलर के थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके 10,000 से 11,000 रुपए तक के प्राइस रहते हैं। ये 12 सीटर वाली ट्रैवलर रहती है, जिसके थ्रू आप बुकिंग करके जा सकते हैं। एंड दोस्तों, हरिद्वार से सोनप्रयाग तक के लिए आपके पास एक और ऑप्शन है, आप शेयरिंग टैक्सी के थ्रू भी सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं, जिसमें आपके 800 रुपए से 1000 रुपए तक पर पर्सन के हिसाब से टिकट प्राइस रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए सोनप्रयाग तक पहुँच जाएंगे। तो अब आप सोनप्रयाग में या फिर उसी के पास सीतापुर में स्टे करने के लिए होटल ले सकते हैं, जहाँ पर आपको होटल्स के साथ साथ डॉर्मेट्री की सुविधा भी मिल जाती है। होटल आपको यहाँ पर 2000 से 4000 रुपए तक में मिल जाएंगे और डॉर्मेट्री आपको यहाँ पर 400 रुपए से 500 रुपए तक में मिल जाती है। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर है या फिर 1-2 लोग आए हैं तो आप डॉर्मेट्री में भी स्टे कर सकते हैं। ये बजट में आपके लिए बढ़िया रहता है। एंड दोस्तों, होटल के प्राइस यहाँ पर होने वाली भीड़ के हिसाब से कम ज्यादा होते रहते हैं। तो जो मैंने आपको प्राइस बताए हैं ये मई मंथ में रहते हैं, तो मैंने उस हिसाब से आपको ये प्राइस बताए हैं। और फिर सोनप्रयाग में आपको अपने सामान रखने के लिए क्लॉक रूम की सुविधा भी मिल जाती है, जिसमें आप 50 रुपए में छोटे लगेज बैग को क्लॉक रूम में रखवा सकते हैं एंड बड़े लगेज बैग के 100 रुपए लगते हैं। एंड ये प्राइस आपके 2 दिन के लिए रहते हैं।
एंड दोस्तों खाने पीने के लिए आपको सोनप्रयाग में ही काफी सारे रेस्टोरेंट एंड ढाबे देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप आराम से अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक में आएगी। यहाँ पर आप आराम से ब्रेकफास्ट करिए, डिनर करिए और लंच भी आराम से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप उस रात सोनप्रयाग में ही स्टे कर लीजिए। यहीं पर आपका डे 1 भी समाप्त हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में सुबह जल्दी यानी लगभग 3 से 3:30 बजे उठकर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए निकल जाइएगा, जिसके लिए आपको सोनप्रयाग से ही शेयरिंग टैक्सी मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों रश काफी होने की वजह से आप जितना जल्दी सुबह गौरीकुंड के लिए निकलेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा और शेयरिंग टैक्सी भी इजीली मिल जाएंगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने में आपको शेयरिंग टैक्सी में 50 रुपए से 60 रुपए पर पर्सन का किराया लगता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर तक की रहती है। अब आप गौरीकुंड पहुंचने के बाद सबसे पहले तपकुंड में स्नान भी कर सकते हैं, जहाँ पर काफी लोग यात्रा से पहले स्नान करते हैं। कई श्रद्धालु इस तपकुंड में स्नान करके इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और उसी के साथ में आपको गौरी मैया जी का ये मंदिर देखने को मिलता है, जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि कहते हैं कि केदारनाथ यात्रा की शुरुआत इसी स्थान से होती है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप अपना 10 मिनट तक का ट्रैक पूरा करेंगे तो आपको ये सामने एक बड़ा सा गेट देखने को मिलता है। यहीं से आपका केदारनाथ धाम तक के लिए ट्रैक शुरू होता है, जो कि लगभग 16 किलोमीटर तक का रहता है। इस ट्रैक को पूरा करने में लगभग 11 घंटे का समय लगता है, जिसमें कि आपको रास्तों की काफी खूबसूरती देखने को मिलती है। अगर आप इस यात्रा को पैदल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर घोड़े, पालकी एंड कंडी के थ्रू भी इस दूरी को पूरा कर सकते हैं। घोड़े से जाने के प्राइस 3200 रुपए से 3500 रुपए पर पर्सन के रहते हैं, जो कि राउंड ट्रिप के रहते हैं। एंड पालकी से जाने के प्राइस 10,000 से लेकर 11,000 रुपए तक के रहते हैं, जो कि ये भी राउंड ट्रिप के रहते हैं। और कंडी से जाने के प्राइस लगभग 3,000 से लेकर 4,000 रुपए तक के रहते हैं, लेकिन इसके प्राइस आपके वेट के अकॉर्डिंग ही रहते हैं। एंड दोस्तों केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए आपको एक और ऑप्शन मिलता है, जो कि होता है हेलीकॉप्टर के थ्रू जाने का। ये हेलीपैड सर्विस आपको गुप्तकाशी, शेरसी या फिर फाटा से मिलती है और वहां से आप हेलीकॉप्टर के थ्रू मंदिर तक पहुंच सकते हैं। हेलीकॉप्टर के थ्रू जाने के लिए 2026 में इस तरह से चार्जेस रहते हैं। फाटा से केदारनाथ धाम तक जाने के लिए 8,842 रुपए लगते हैं। शेरसी से केदारनाथ धाम तक के लिए 8,839 रुपए और गुप्तकाशी से अगर जाते हैं तो 12,444 रुपए लगते हैं, जो कि ये पर पर्सन का किराया रहता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप इन हेलीकॉप्टर के थ्रू जाने की टिकट की बुकिंग केवल इस ऑफिशियल वेबसाइट से ही करवाएं, अदर थर्ड पार्टी वेबसाइट से ना ही करवाएं। और दोस्तों आपको हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करने से पहले केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना होगा, तभी आप इसकी बुकिंग भी कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाकर केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक फोटो और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी और ये रजिस्ट्रेशन ओनली 2 से 3 मिनट में आराम से हो जाता है। या फिर आप इस रजिस्ट्रेशन को ऑफलाइन हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से भी करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप अर्ली मॉर्निंग गौरीकुंड से पैदल यात्रा शुरू करेंगे तो आप शाम तक 3 से 4 बजे तक के बीच में मंदिर तक पहुंच जाएंगे। मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही आपको यात्रा पर्ची के लिए चेकिंग काउंटर भी देखने को मिल जाएंगे। अब आप वहां पर पहुंचकर अपनी यात्रा पर्ची पर बने कोड को स्कैन करवाने के बाद वहां से एक टोकन आपको मिल जाता है, जिसमें आपका मंदिर में दर्शन करने का टाइम स्लॉट लिखा होगा। आप इस टाइम स्लॉट के हिसाब से मंदिर में दर्शन करने के लिए जा पाएंगे। ये प्रक्रिया पिछले साल ही शुरू की गई है, जिससे कि आपको यात्रा करने में ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, आपको अच्छे से दर्शन हो पाए। दोस्तों इस साल से एक नया नियम जोड़ा गया है। आपको यहाँ पर भी एक क्लॉक रूम देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप अपना मोबाइल और कैमरा जमा करवा सकते हैं। आप मंदिर के प्रांगण में या फिर मंदिर के अंदर कैमरा या फिर फोन को नहीं ले जा सकते। इस साल से ये नया नियम लागू हो रहा है 4 धाम मंदिरों के लिए। दोस्तों ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि मंदिर में दर्शन करने वाली भक्तों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और आपको अच्छे से दर्शन हो पाए। अब आप यहाँ पर अपने टोकन को लेकर सबसे पहले वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था कर लीजिए। दोस्तों आपको मंदिर के पास में ठहरने के लिए काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर ठहरने के लिए बेस कैंप में टेंट मिल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक में पर पर्सन के हिसाब से मिल जाएंगे। और ये बेस कैंप मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही पड़ते हैं और यहीं से आपका वॉकिंग डिस्टेंस ही रहता है, तो आप अच्छे से आराम से दर्शन करने के लिए मंदिर में जा सकते हैं। और दोस्तों मंदिर के पास में ठहरने के लिए और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ठहरने के लिए GMVN की तरफ से गेस्ट हाउसेस मिल जाते हैं, जिसकी बुकिंग आप इस वेबसाइट पर जाकर भी करवा सकते हैं। आप इनकी बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हैं, लेकिन इनकी बुकिंग आपको यात्रा करने से काफी टाइम पहले ही करनी होती है। और दोस्तों पिछले कुछ समय में मंदिर के पास में ठहरने के लिए भी काफी सारे होटल बन चुके हैं, जिनमें ठहरने के लिए आपको 6,000 से 12,000 रुपए तक के बीच में
होटल मिल जाते हैं। एंड इन होटल्स के प्राइस भीड़ पर भी काफी डिपेंड करते हैं, इसलिए बेस्ट यही है कि आप बेस कैंप में ही अपना स्टे ले सकते हैं। काफी फैमिलीज वहाँ पर स्टे लेती है, काफी अच्छी सुविधा होती है। और दोस्तों अगर बात करें कि मंदिर के आसपास में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, तो दोस्तों आपको ट्रैक के दौरान या फिर मंदिर से कुछ ही दूरी पर काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आराम से कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट आप यहाँ पर 100 रुपए के हिसाब से कर सकते हैं एंड लंच और डिनर के लिए आपको एक थाली की कॉस्ट 200 रुपए से 300 रुपए तक की आती है। तो चलिए दोस्तों, अब आप उस रात यहीं पर रेस्ट कर लीजिए और उसके बाद आप टोकन पर दिए गए टाइम स्लॉट के हिसाब से अगले दिन मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। मंदिर में जाने के लिए आपको इस लाइन से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर आप मई जून में यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको मंदिर में दर्शन करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय भी लग सकता है। और अगर आप सितंबर से अक्टूबर में आएंगे तो थोड़ा कम समय लगता है, क्योंकि उस समय थोड़ी भीड़ कम रहती है। आप यहाँ पर बाबा केदार जी के नाम का जाप करते हुए दर्शन करिए और मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद कुछ देर मंदिर के भारी इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच बैठ जाइए। काफी पॉजिटिव यहाँ पर फील होता है और ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट भी बन जाता है। जब आप यहाँ की नेचर्स को देखते हैं, इस खूबसूरती को देखते हैं तो काफी अच्छा लगता है। आप यहाँ पर अच्छे से कुछ समय बिताइए और मंदिर के पीछे ही भीमशिला है, जहाँ पर आप दर्शन करिए अच्छे से। वहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं और उसके बाद आप शंकराचार्य जी के इस स्टैचू को देखने के लिए भी जा सकते हैं। काफी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के बाद शंकराचार्य जी के दर्शन करने के लिए भी जरूर आते हैं, क्योंकि इनकी कहानी भी इसी मंदिर से जुड़ी है। इन्होंने ही यहाँ पर इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और उसके बाद आप मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर चलकर भैरव जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर में दर्शन करे और भैरव जी के दर्शन नहीं करे तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आप केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद भैरव जी के दर्शन करने के लिए जरूर आए और यहाँ पर अच्छे से दर्शन करें, अच्छे से समय बिताएं और उसके बाद यहीं पर आपकी ये यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपके पास और भी समय है या फिर आप थोड़ा और यहाँ पर रुकना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट डे मंदिर के आसपास में और भी जगहों पर घूमने और दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। या फिर आप वासुकी ताल के लिए भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर तक का ट्रैक करके जाना होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इन दोनों जगह पर घूमना चाहते हैं तो आपको मंदिर के आसपास में एक दिन और ठहरने की व्यवस्था करनी होगी, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप वापस मंदिर से गौरीकुंड तक के लिए नीचे लौट सकते हैं और आपको उसी तरह सोनप्रयाग पहुंचना होगा टैक्सी के थ्रू, और फिर उसके बाद सोनप्रयाग से आप बसेस के थ्रू हरिद्वार तक पहुँच सकते हैं। इसी के साथ आपकी 3 से 4 दिन की ये यात्रा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। एंड दोस्तों आप इस यात्रा को करने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, ट्रैकिंग वाटरप्रूफ शूज, टॉर्च एंड स्टिक साथ लेकर जरूर जाएं, जिससे कि आपको यात्रा करने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके। बाकी आपकी केदारनाथ धाम की यात्रा को आसान बनाने के लिए यहाँ पर आपको जगह जगह पर वॉशरूम, बेंचेस, क्लिनिक्स एंड फूड शॉप देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी यात्रा की सुविधा के लिए रहती है, जिसकी वजह से आपको यात्रा करने में समस्या ना हो सके। एंड अगर बात करें कि केदारनाथ धाम की यात्रा करने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप यहाँ पर मई से जून के बीच में आ सकते हैं। लेकिन इस समय यहाँ पर आपको काफी भीड़ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से होटल, गाड़ी मिलने में या फिर यात्रा करने में आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है एंड थोड़े से प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड जुलाई से अगस्त के बीच का टाइम यहाँ पर मानसून का टाइम रहता है। इस समय यहाँ पर आपको लैंडस्लाइड ज्यादा देखने को मिलती है, तो इस समय यहाँ पर आना सही नहीं होता। मेरे हिसाब से आप सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में यहाँ पर आ सकते हैं। आपको इस समय यहाँ पर भीड़ भी कम देखने को मिलेगी एंड प्राइस भी थोड़े कम रहते हैं और यहाँ पर आपको यात्रा करने में किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। और अगर बात करें कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 7,000 से 8,000 रुपए तक का आएगा। एंड इसमें मैंने आपके सिर्फ हरिद्वार पहुँचने के बाद के खर्चे से लेकर वापस हरिद्वार तक आने तक के खर्चे को ही इंक्लूड किया है। एंड इसमें मैंने आपका किसी भी तरह का पिट्ठू, पालकी, घोड़े या फिर हेलीपैड को इंक्लूड नहीं किया है और किसी भी तरह की शॉपिंग को भी इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से केदारनाथ यात्रा से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, जहां पर हम आपको चारधाम यात्रा से जुड़ी सभी तरह की अपडेट्स देते रहेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। और अगर आपको बद्रीनाथ यात्रा या फिर चारधाम यात्रा के बारे में जानना है तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। जय हिंद।